हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से फास्ट आइस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम हमारे प्राचीन मध्य प्रदेश के इतिहास के पार्ट 3 में आ चुके हैं। इस पार्ट 3 में हम देखेंगे परवर्ती गुप्त के पश्चात मध्य प्रदेश का इतिहास कैसे रहा, किन किन राजवंशों ने यहाँ पर राज्य किया और उनके क्या महत्वपूर्ण फैक्ट आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन सबको बहुत ही सिंपल, शॉर्ट और स्वीट फॉर्म में हम जानेंगे। देखिए, जैसे ही गुप्त वंश का पतन होता है तो इंडिया में एक नया वंश आ जाता है जिसका नाम होता है मौखरी वंश। मौखरी वंश कन्नौज पर एक्टिव हो जाता है और इसका संस्थापक थे हरि वर्मा। क्या नाम था उनका? हरि वर्मा। इस वंश के अन्य राजा थे ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, अवंती वर्मा और गृह वर्मा। है ना। मध्य प्रदेश में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्नौज से लेकर कालिंजर तक, कहाँ तक? कालिंजर तक इनका शासन था। और इस वंश के राजा गृह वर्मा के साथ हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह हुआ था। और जब देवगुप्त के द्वारा, परवर्ती गुप्त राजा के द्वारा इनकी बहन को किडनैप किया था तो हर्षवर्धन ने उसका पीछा मध्य प्रदेश तक किया था। और इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है पढ़ना। जब राज्यश्री अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रही थी तब हर्षवर्धन ने उनको बचाया था और उस सुसाइड को बचाने के लिए हर्षवर्धन मध्य प्रदेश तक आया था और नर्मदा नदी के तट तक हर्षवर्धन ने साम्राज्य को स्थापित कर लिया था। ठीक है ना। अब सबसे जो महत्वपूर्ण वंश है हमारे गुप्तों के पतन के पश्चात, कलचुरी वंश। कौन सा वंश है? कलचुरी वंश। कलचुरी वंश एक प्राचीन वंश है और इस वंश की दो शाखाएं थी। एक थी माहिष्मती शाखा और दूसरी थी आपकी त्रिपुरी शाखा। इन दो शाखाओं के अलग अलग महत्वपूर्ण राजा रहे हैं जिन्होंने समय समय पर कई मंदिरों का निर्माण करवाया, बहुत सारे बड़े साम्राज्य का निर्माण किया और मध्य प्रदेश को बहुत ऐतिहासिक विरासत इस वंश ने दी हुई है। तो कलचुरी वंश की जो पहली शाखा है उसका नाम है माहिष्मती शाखा। माहिष्मती शाखा कलचुरी के कार्तिवीर अर्जुन के वंशज मानते थे। अब वो कार्तिवीर अर्जुन आपको याद होगा किस वंश का राजा था? है ना। है वंश के राजा कार्तिवीर अर्जुन को अपना वंशज मानते थे। ये बोलते थे हम उनके वंशज हैं। और इस वंश में केवल 3 शासकों का ही नाम हमको पता चला है। माहिष्मती ब्रांच के सिर्फ 3 राजाओं का नाम हमको पता है, जिसमें नाम था कृष्णराज, शंकर राज और बुद्धराज। इन तीनों का नाम मिलता है। और इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे कौन? कृष्णराज। क्या नाम था उसका? कृष्णराज। कृष्णराज के चांदी के सिक्के हमको मिले हुए हैं, एविडेंस मिले हुए हैं। ये नासिक, अमरावती, बैतूल और जबलपुर से मिले हुए हैं। इसकी मुद्राओं पर, इनकी मुद्राओं पर हमें नंदी का चित्र और दूसरी तरफ ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। कुछ ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। मुद्राओं पर एक और राजा की आकृति है, दूसरी ओर नंदी की आकृति बनी हुई है। नंदी मतलब भगवान शिव के वाहन, भगवान शिव के गण थे एक नंदी, उनकी आकृति, और एक और राजा की छायाकृति। ये दोनों चीजें बनी हुई हैं और ब्राह्मी लिपि में इसमें लिखा हुआ है। तो ये कलचुरी वंश महेशमती की शाखा थी। दूसरी शाखा है त्रिपुरी शाखा, त्रिपुरी ब्रांच। त्रिपुरी वंश के ब्रांच के जो फाउंडर थे वह थे कौन? वामराज। कौन थे उसके फाउंडर? वामराज। त्रिपुरी राज संस्थापक थे वामराज। इनकी राजधानी थी त्रिपुरी। जबकि इसका वास्तविक संस्थापक जो था वह था कोकल प्रथम। कौन थे? कोकल प्रथम। उन्होंने कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज प्रथम, कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज प्रथम को युद्ध किया था। और कोकल प्रथम ने अपनी पुत्री की शादी, अब देखो ये मैट्रिमोनियल अलायंस बनाएंगे। जैसे ही हर्षवर्धन का पतन होता है भारत में 3 बड़े राजवंश आ जाते हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब देखिए, कलचुरी साइड लाइन थे, इन्होंने कन्नौज के लिए युद्ध नहीं किया। पहले किया था प्रतिहार राजा से तो हार गए या जीत गए, पता नहीं क्या हुआ उसका परिणाम, थोड़ी उससे विवाद था। तो कन्नौज के राजा से विवाद हुआ तो उन्होंने राष्ट्रकूटों के साथ क्या कर ली? मैत्री कर ली, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। आप देखेंगे कोकल प्रथम ने अपनी पुत्री की शादी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय से किया था। इनका पुत्र हुआ मुग्धतुंग, बालहर्ष और युवराज देव प्रथम। है ना। युवराज देव प्रथम इस वंश के महत्वपूर्ण शासक साबित होंगे। अब पढ़ेंगे हम युवराज देव प्रथम के बारे में। यह एक्टिव रहे हैं 915 से 945 के बीच। साहित्य का महान आश्रयदाता था। इसके राज दरबार में महान कवि राजशेखर रहते थे, जिन्होंने बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी तथा काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथ लिखे हुए हैं। युवराज देव प्रथम कलचुरी वंश के राजा थे, इनके राज दरबार में। अब वो राजशेखर आपके प्रतिहार राजा महिपाल के समय भी रहे हैं, महेंद्रपाल महिपाल के राज दरबार में भी रहे हैं। जब वहां उनका पतन हो गया तो यह कलचुरी वंश के आश्रय में आ गए और युवराज देव प्रथम के आश्रय में आ गए थे राजशेखर।
इन्होंने भेड़ाघाट के समीप 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? युवराज देव प्रथम ने 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने गोलकी मठ का निर्माण करवाया और दमोह जिले के नोहटा में नोहलेश्वर महादेव का मंदिर भी निर्माण करवाया। किसने? युवराज देव प्रथम ने। नोहलेश्वर महादेव का मंदिर, गोलकी मठ का मंदिर और 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम ने करवाया था। इसके बाद जो उनका उत्तराधिकारी हुआ वह हुआ लक्ष्मण राज। क्या नाम था उसका? लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज का शासन 2 ही साल रहा। इन्होंने अपनी पुत्री बोंथा देवी का विवाह चालुक्य वंशी राजा विक्रमादित्य फोर्थ से करवा दिया था। इसके पश्चात युवराज देव द्वितीय शासक हुए, जिसे परमार राजा मुंज ने पराजित कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर परमार, कलचुरी, चालुक्य और ऊपर साइड चंदेल, ये 4-5 वंश आपस में लड़ते फिरते रहेंगे। कोई भी एक बड़ा राजवंश नहीं बन पाएगा और यही कारण रहेगा कि भारत में अरब और तुर्क का आक्रमण आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, मान लो कि ये भारत है, यहाँ कलचुरी और यहाँ परमार, यहाँ चंदेल, यहाँ चालुक्य, है ना, यही आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और यहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य नहीं बना पा रहे हैं, आपस में संगठन नहीं बना पा रहे हैं। और राजस्थान में राजपूत, ये सब आपस में लड़ रहे हैं और आपस में लड़ते लड़ते सब कमजोर हो रहे हैं, जिससे एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाएगी और भारत का क्या हो जाएगा? विदेशी आक्रमणों से भारत ग्रस्त हो जाएगा। इसके पश्चात जो राजा बनते हैं कोक्कल द्वितीय। ठीक, अब जो महत्वपूर्ण राजा आएंगे 1015 से 1041 के बीच, उनका नाम रहेगा गांगेय देव। गांगेय देव 1015 में राजा बनते हैं और कलचुरियों को शक्तिशाली राजा होते हैं। ये परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक राजा भोज को हरा देते हैं। पहले हारते बहुत हैं, फिर उसके बाद हरा भी देते हैं, है ना। महोबा से प्राप्त एक चंदेल शिलालेख में गांगेय देव को विश्व विजेता कहा गया था। इसने लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के भी जारी किए थे। किस कलचुरी शासक ने लक्ष्मी के छाप वाले सिक्के जारी किए थे? गांगेय देव ने किए थे। महोबा शिलालेख में विश्व विजेता किसे बताया गया है? गांगेय देव को बताया गया है। राजा भोज को कहाँ इसने हराया? गांगेय देव को हराया। पहले हारा है कहाँ? राजा भोज। कहाँ? गंगू तेली। गंगू तेली, तो गंगू मतलब गांगेय, तैलब तेली मतलब तैलब द्वितीय, जो कल्याणी के चालुक्य का राजा था, तैलब द्वितीय, उसको हराया और गांगेय देव को हराता था। लेकिन बाद में इन लोगों ने गठबंधन बनाया और उसको हरा दिया था, राजा भोज को। इसके बाद गांगेय देव के बाद जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण। गांगेय देव के पश्चात कर्णदेव शासक बना। यह कलचुरियों में सबसे अधिक प्रतापी था। कर्णदेव ने पश्चिम बंगाल, चोल और पांड्य शासकों तक को हराया था। थोड़ा फेंक दिया गया होगा लेकिन हराया है, कई का युद्ध में हरा दिया होता। राजा भोज को पराजित करने के लिए गुजरात के शासक भीम और कर्ण, गांगेय देव नहीं, भीम और कर्ण का एक गठबंधन बना था। भीम और कर्णदेव का गठबंधन बना और राजा भोज को हराया, धारा नगरी को लूटा, है ना। संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर लिया था। चंदेल राजा देववर्मन को पराजित किया था। किसने? लक्ष्मीकर्ण ने या कर्णदेव ने? कर्णदेव की विजय अभियान की निरंतर उपलब्धियों के कारण इसे क्या बोलते हैं? हिंद का नेपोलियन बोलते हैं। मध्य भारत में हिंद का नेपोलियन किसे बोला गया है? राजा कर्ण को बोला गया है। राजा कर्ण ने चंदेल शासकों को हरा दिया, राजा कर्ण ने चालुक्यों को हराया, राजा कर्ण ने राजा भोज को हरा दिया था, ठीक है ना। दक्षिण में चोल और पांड्यों को हराया, पश्चिम बंगाल को जीता, सब कुछ जीत रहा है ये। कौन? राजा कर्णदेव। इस वंश के अन्य शासक रहे हैं यश कर्णदेव, गय कर्णदेव, नरसिंह देव, जय सिंह देव। लेकिन अंतिम शासक कौन रहा है? विजय सिंह रहा है। कलचुरी वंश का जो अंतिम शासक रहा है वह कौन रहा है? विजय सिंह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कलचुरी वंश का इतिहास रहा है। हमको कलचुरी वंश के बारे में इतनी ही जानकारी आपके काम की है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण वंश चल रहा है वह है चंदेल वंश। कौन सा? चंदेल वंश। चंदेल वंश में भी महत्वपूर्ण राजा रहे हैं। चंदेल शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। वे स्वयं को चंद्र देवता एवं काशी के गहरवार के राज्य पुरोहित की पुत्री हेमवती की संतान मानते थे। बोलते थे हेमवती और चंद्रमा, भगवान चंद्र के संसर्ग से चंदेल शासक, चंदेलों की उत्पत्ति हुई है। पुरालेखों के अनुसार इस राजवंश की प्राचीन राजधानी क्या थी? खजूरवाहक या वर्तमान में खजुराहो थी, जिसके संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। कौन थे इनके संस्थापक? नन्नुक थे। नन्नुक इनके संस्थापक थे। खजूरवाहक या खजुराहो इनकी राजधानी थी। बाद में उनके पुत्र वाकपति राजा बना। उसके पश्चात जय शक्ति या जेजा, नन्नुक, नन्नुक के बाद वाकपति, वाकपति के बाद जय शक्ति या जिसका नाम क्या था? जेजा। जेजा राजा हुआ और उस वह राजा प्रतापी राजा था और उसके नाम पर उस पूरे क्षेत्र का नाम क्या हो गया? जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति
अब जय शक्ति की जब मृत्यु हुई तो उसके पश्चात उसका भाई विजय शक्ति राजा बना। विजय शक्ति के पश्चात उसका पुत्र राहिल गद्दी पर बैठा। राहिल ने अपने आप धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और महोबा के किले को जीत लिया। राहिल ने महोबा का जीत लिया और राहिल के बाद उसका पुत्र हर्षदेव 900 से 925 तक खजुराहो में बैठा और हर्ष खजुराहो का चंदेलों का पहला स्वतंत्र शासक माना जाएगा। आप क्रोनोलॉजी देखिए, सबसे पहले नन्नुक, नन्नुक के बाद कौन बना है, नन्नुक के बाद वाकपति, वाकपति के बाद कौन बना है, वाकपति के बाद जेजा या जय शक्ति, जय शक्ति के बाद विजय शक्ति, विजय शक्ति के बाद राहिल, राहिल के बाद हर्षदेव। हर्षदेव ने खजुराहो का शासक बना था। बोलते हैं तिब्बत से मूर्ति को लेकर आया था। हर्षवर्मन के बाद जो महत्वपूर्ण राजा बनेगा, यशोवर्मन बनेगा। हर्षवर्मन के बाद कौन बनेगा, यशोवर्मन। हिमालय से लेकर मालवा तक, कश्मीर से लेकर बंगाल तक विजय अभियान किया था। किसने, यशोवर्मन ने। यशोधर्मन आपका औलिकर वंश का है, यशोवर्मन आपका चंदेल वंश का है, ठीक है ना। इसकी प्रशंसा की गई है। इसने गौड़, कौशल, कश्मीर, मिथिला, चेदी, गुर्जर, कलिंजर इत्यादि सारे किले जीत लिए थे। ये तिब्बत से देवपाल यानी तिब्बत के राजा देवपाल से यशोवर्मन को विष्णु जी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसको इसने चतुर्भुज मंदिर, खजुराहो में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जो आज चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के राजा देवपाल से विष्णु जी की एक मूर्ति लेकर आया और खजुराहो में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, उसमें वह मूर्ति स्थापित कराई और उसको नाम क्या बोलते हैं, आज हम चतुर्भुज मंदिर बोलते हैं। तो ये हर्षवर्धन की कहानी है। इसने पाल शासकों को अधीन बनाकर बनारस पर भी अधिकार कर लिया था। आंध्र, कुंतल एवं कौशल के राजाओं को ये यशोवर्मन की कहानी थी। इसके पश्चात जो दूसरा उसका उत्तराधिकारी हुआ वह हुआ राजा धंग। कौन हुए, राजा धंग। राजा धंग इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। राजा धंग अपने आप में प्रतापी राजा थे। इसने पाल राजाओं को अधीन बनाकर बनारस पर अधिकार कर लिया था। आंध्र, कुंतल एवं कौशल के राजा, आंध्र, कुंतल और कौशल राज्य के राजाओं से भी उन्होंने युद्ध किया था। सुबुक्तगीन, अब देखो भारत में तुर्क आक्रमण होने लगे हैं तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे जो शाही शासन था, तो शाही शासक जयपाल को सहायता भेजी थी राजा धंग ने। सुबुक्तगीन के विरुद्ध शाही शासक जयपाल को सहायता भेजी थी। खजुराहो में पार्श्वनाथ, जिन्नाथ और विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण राजा धंग ने करवाया था। 100 वर्ष की आयु में गंगा नदी पर जल समाधि लेकर इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी, राजा धंगदेव की। इसके पश्चात इनके उत्तराधिकारी होते हैं राजा गंडदेव। ये भी प्रतापी राजा रहते हैं। इनके समय खजुराहो में जगदम्बे नामक वैष्णो मंदिर और चित्रगुप्त नाम का सूर्य मंदिर का निर्माण किया जाता है। किनके समय, राजा गंडदेव के समय। अब जो महत्वपूर्ण राजा है वह है विद्याधर। विद्याधर ने एक प्रतापी शासक है विद्याधर चंदेलों का। महमूद गजनबी का अटैक होता है, हारता नहीं, उसके साथ संधि कर लेता है। जब महमूद गजनबी अटैक कर रहा था तो कन्नौज के राजा राज्यपाल की हत्या उसी के सामंत अर्जुन द्वारा करवा दी थी। क्यों, क्योंकि उसने गजनी के शासक, क्योंकि उसने महमूद गजनबी के साथ बिना युद्ध किया आत्मसमरण कर दिया था। इसी कारण जब महमूद गजनबी ने अटैक किया तो कन्नौज का राजा था, उस राजा प्रतिहार जो राजा राज्यपाल था, उसका नाम राज्यपाल था, उसने कायरता दिखाई। तो उससे बदला लेने के लिए इन्होंने अर्जुन को भेजा, अपने मित्र अर्जुन को भेजा, उसको निपटा दो, उसको मार दो। उसी के सामंत अर्जुन द्वारा उसकी हत्या करवा दी। जब उसको यह बात महमूद गजनबी को पता चली, बोले ये कौन सा बड़ा नेता आ गया जो हमको सीधे चैलेंज दे रहा है। तो महमूद गजनबी ने कलिंजर पर अटैक किया लेकिन वहां को उसको जीत नहीं पाया। अंत में विद्याधर ने युक्ति अपनाई और संधि कर ली। 15 हाथियों किले उपहार में दिए और जान बाती कर ली। 15 किले पुरस्कार में दिए और वापस चला गया। संधि कर ली जिससे महमूद गजनबी ने विद्याधर को 15 किले दिए। ये इन्होंने संधि कर ली, ट्रीटी कर ली, जिससे विद्याधर को किले मिले और दोनों आपस में चले गए। और विद्याधर ने कनरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज एक विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल है। पंचायतन शैली का, नागर शैली बना, बहुत प्यारा मंदिर है। विद्याधर के पश्चात ज्यादा महत्वपूर्ण शासक रहे नहीं है। विजयपाल, देववर्मन, कीर्तिवर्मन, सुलक्षणवर्मन, जयवर्मन, पृथ्वीवर्मन, मदनवर्मन इत्यादि शासक हुए हैं। लेकिन जो अंतिम योग्य शासक था वह कौन था, वह था परमर्दी देव। कौन था, परमर्दी देव। परमर्दी देव अंतिम योग्य शासक था जिनका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। परमर्दी देव से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके दो सेनापति थे जिनका नाम था आल्हा और ऊदल। क्या नाम था, आल्हा और ऊदल, दो प्रमुख शासक थे जिन्होंने इस युद्ध को
लड़ा था और हार गए थे। इस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। धीरे धीरे ये पूरा खत्म हो गया और अलाउद्दीन खिलजी के समय यह वंश पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, चंदेल वंश। अब इन्हीं के पैरेलल एक और वंश चल रहा है, उसका नाम था परमार वंश। परमार वंश के जो फाउंडर थे वह उपेंद्र या कृष्णराज थे। क्या थे? उपेंद्र या कृष्णराज। प्रारंभ में यह किनके सामंत रहेंगे? राष्ट्रकूटों के सामंत रहेंगे। चंदेल किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। ये किसके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के सामंत थे। 812 के आसपास गोविंद तृतीय ने प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय से मालवा को जीतकर अपने सामंत उपेंद्र कृष्णराज को सिंहासन पर बिठा दिया था। मतलब जब गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट राजा था, उसने प्रतिहार राजा को हराया, प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय को हराया और अपने फ्यूडल उपेंद्र को यहाँ के सिंहासन पर बैठा लिया। किंतु प्रतिहारों द्वारा मालवा पर पुनः कर लिया गया था। लेकिन जब परमार वंश के बैरी सिंह द्वितीय ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय से सहायता प्राप्त कर मालवा क्षेत्र पर पुनः आक्रमण कर लिया और उज्जैन से धार नगरी अपनी राजधानी स्थापित कर ली। देखो, लड़ाई चल रही थी राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों की, मजे ले रहे थे हमारे परमार भाई। बैरी सिंह द्वितीय ने दोबारा जीता इसको और जो उज्जैन कैपिटल थी मालवा की, वो कहाँ पर ले आए? धार नगरी की ओर ले आए। तो ये फैक्ट होता है कि बैरी सिंह की धार को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो बैरी सिंह द्वितीय ने बनाया था। किसने बनाया था? बैरी सिंह द्वितीय ने बनाया था। अब जो सियक द्वितीय रहेंगे 972 में, इसने अपने अधिपति राष्ट्रकूट नरेश खोलिक को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। मतलब संस्थापक थे इनके उपेंद्र या कृष्णराज, लेकिन जो स्वतंत्र रूप से सत्ता प्राप्त करने वाले पहले राजा थे, उनका नाम क्या था? सियक द्वितीय। क्या नाम था उसका? सियक सेकंड। सियक सेकंड ने 972 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी, जिसकी सीमाएं उत्तर में झालावाड़ राजस्थान में है, दक्षिण में ताप्ती नदी, पूर्व में भेलसा यानी विदिशा और पश्चिम में साबरमती तक विस्तृत थी। ये इनका साम्राज्य था। झालावाड़, ताप्ती नदी, विदिशा और साबरमती आश्रम। बढ़िया मालवा गुजरात का क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र इनके अंतर्गत आ चुका था। वाकपति मुंज के बारे में देखें, सियक द्वितीय का उत्तराधिकारी था वाकपति मुंज। वाकपति मुंज एक महान योद्धा थे, विद्वान थे और प्रशासक थे। वाकपति मुंज ने धार में मुंज सागर झील की स्थापना निर्माण करवाया। मुंज द्वारा उज्जैन, महेश्वर, ओंकारेश्वर और धर्मपुरी में भी सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। राजा मुंज ने कलचुरी, हूण और चालुक्य शासकों को युद्ध में पराजित कराया था। लेकिन इसका जो मुख्य संघर्ष चला है वह चालुक्य राजा तैलप द्वितीय से चला है। तैलप द्वितीय को इन्होंने लगातार 6 बार हराया था। राजा मुंज ने तैलप को लगातार 6 बार हराया, परंतु 7वीं बार में इन्होंने नदी को पार कर लिया। फिर 7वीं बार इन्होंने नदी को पार कर लिया और तैलप द्वितीय ने छल के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हीं के बंदी गृह में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये है हमारे, इनकी और उपाधि थी पृथ्वी वल्लभ के नाम से इनको जाना जाता है। पृथ्वी वल्लभ, वाकपति मुंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण राजा रहे, कवि थे, दार्शनिक थे, विद्वानों के संरक्षक। जो भोज की ट्रेनिंग हुई है वो इन्हीं के समय हुई थी। सिंधुराज, यह किनके भाई रहेंगे? यह भाई रहेंगे वाकपति मुंज के भाई रहते हैं सिंधुराज। इसने चालुक्य शासक को परास्त किया और अपने भाई द्वारा खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। इनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है नव सहसांक चरित्र में। किसमें मिलता है? नव सहसांक चरित्र में इनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, जिसको लिखा है पद्म गुप्त ने, है ना। पद्म गुप्त ने इसका वर्णन किया है, किसकी उपलब्धियों का? सिंधुराज की उपलब्धियों का। यह आ चुका है कि नव सहसांक चरित्र में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है, तो किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? सिंधुराज की उपलब्धियों का वर्णन नव सहसांक चरित्र में किया गया है। अब सिंधुराज द्वारा धार नगरी में एक शिवलिंग की स्थापना करने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, तो मुंज हो गए और सिंधुराज हो गए। अब सिंधुराज के जो पुत्र थे वह थे राजा भोज। राजा भोज अपने आप में बहुत ही कल्ट पर्सनालिटी रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं राजा भोज। राजा भोज को कुशल सेनापति, महान साम्राज्य निर्माता, शासन प्रबंधक, प्रजावत्सल, विद्वानों का संरक्षक सब कुछ माना जाता है। इनके पिता सिंधुराज थे। इनके पिता का नाम क्या था? सिंधुराज थे। इनके चाचा का नाम वाकपति मुंज था और इनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। क्या था इनकी पत्नी का नाम? पद्मावती था। राजा भोज जब शासक बने तो इन्होंने अपनी चाचा की मृत्यु का बदला लेने के लिए कल्याणी के चालुक्य एवं गुजरात के सोलंकी और त्रिपुरी के कलचुरियों को हरा दिया था। मतलब जैसे ही भाई राजा बना तो ये गुजरात, ये कल्याणी के चालुक्य और ये कलचुरी, तीनों को लाइन से हराया। गांगेय को हराया, तैलप द्वितीय को हराया और सोलंकी राज्य गुजरात को हराया। महाप्रतापी गांगेय को पराजित किया, काशी राज्य को हराया, काकड़ के राजा काशीदेव को हराया। उड़ीसा के शासक इंद्र रथ को पराजित किया। किन्होंने?
राजा भोज ने। आनंद पाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता भी भेजी। अब देखो नॉर्थ वेस्ट में आक्रमण बराबर चल रहे हैं, तो वहाँ शाही शासक आनंद पाल को सहायता भेजी है किसने? राजा भोज ने। वहां पर हम देखते थे सुबुक्तवीन के खिलाफ सहायता भेजी थी किसने? राजा राजा धंग ने वहां सहायता भेजी थी। यहाँ पर आनंद पाल को सहायता भेजी है राजा भोज ने। ये विद्याधर के समकालीन रहेंगे। किंतु देखो, किंतु चंदेल शासक विद्याधर से और चालुक्य शासक सोमेश्वर से ये पराजित हुए थे। विजय अभियान के बीच में इनको चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम ने हराया था और विद्याधर से भी ये हारे थे। और बाद में लक्ष्मीकर्ण और भीम और कर्ण ने संगठन बनाकर राजा भोज पर आक्रमण किया और हरा दिया, जिनको मार डाला तथा धारा नगरी पर लूटपाट कर दी। इस प्रकार राजा भोज का अंत हो गया और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 1000 से 1055 के बीच। अब आप देखेंगे महत्वपूर्ण परमार वंश खत्म हो चुका है, विद्याधर के पश्चात महत्वपूर्ण चंदेल वंश खत्म हो चुका है, लक्ष्मीकर्ण के पश्चात महत्वपूर्ण कलचुरी वंश खत्म हो चुका है। तो ऑब्वियसली भारत में क्या रहेगा? ऑब्वियसली भारत में कियोस्क मच जाएगा, है ना, कियोस मच जाएगा और कुछ स्थापित नहीं होएगा और तुर्क स्थापित हो जाएंगे। राजा भोज के समय साम्राज्य चतुर्दिक वृद्धि हुई। दक्षिण में काकड़ से लेकर उड़ीसा तक और कन्नौज तक फैला हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण प्रशासन था। राजा भोज ने भोपाल नगर बसाया, रायसेन में भोजपुर नगर की स्थापना कराई थी। भोजपुर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का निर्माण भी करवाया था। राजा ने धार नगरी में धारा संस्कृत एवं शिक्षा हेतु विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे भोजशाला कहा जाता है। यहीं पर सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था और वाग देवी सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित करवाई थी राजा भोज ने। एक विशाल समुद्र जैसा तालाब बनवाया था, जिसे आज भोपाल का तालाब भी कहते हैं। भोजपाल, जो भोपाल का तालाब भोजपाल है, भोपाल बना, उसका निर्माण भी किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। शिक्षा और साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विद्या और विद्वानों की नगरी बना दिया था इन्होंने धार को। शिक्षा, राजा भोज ने धारा नगरी में विद्यालय की स्थापना करवाई थी। उसके समय धारा नगरी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी और अनेक विद्वान इसके आश्रय में रहते थे। साहित्य, राजा भोज स्वयं एक बहुत बड़ा साहित्यकार थे। उन्होंने बहुत सारे साहित्यों की रचना की है, जिसमें स्थापत्य कला, आयुर्वेद कला, ज्योतिषी और आपकी संस्कृत व्याकरण इत्यादि विषयों से इन्होंने ज्ञान रखा और लगभग 80 ग्रंथों की रचना की। और आज हमको 21 मिल जाते हैं, 21 मिल जाते हैं। 80 ग्रंथ इन्होंने लिखे हुए थे। कुछ ग्रंथों के नाम हैं, उनके हमको वो याद करने हैं कि कौन से सेक्टर से। सम्रांगण सूत्र स्थापत्य कला, सरस्वती कंठाभरण व्याकरण, आयुर्वेद सरस्वत ये चिकित्सा से रिलेटेड है, चंपू रामायण, श्रृंगार मंजरी, विद्या विनोद, आदित्य प्रताप सिद्धांत, कल्पतरु, चारु चर्चा, संगीत प्रसाद, राजा मार्तंड, तत्व प्रकाश इत्यादि ग्रंथ राजा भोज के द्वारा लिखे गए हैं। आप रुककर देखकर इनको आसानी से पढ़ें, इनको याद करें। यह पूछते हैं पेपर में कि ये उपरोक्त ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो ये राजा भोज की साहित्यिक कृतियां रही हैं। राजा भोज, आईन अकबरी में जानकारी मिलती है कि राजा भोज के दरबार में लगभग 500 विद्वान थे। तो आईन अकबरी में भी राजा भोज का उल्लेख मिलता है। निर्माण कार्य में हम देखेंगे तो उन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी बनवाया है। भोजपुर के शिवलिंग का निर्माण भी करवाया था इन्होंने। इनके दरबार में धनंजय, धनपाल, पद्मगुप्त जैसे विद्वान रहते थे। उसने न केवल विद्वानों को आश्रय दिया, बल्कि उन्हें साहित्य लिखने के लिए और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कई प्रकार के डोनेशन भी दिए थे। इस प्रकार जब कहा जाता है, जब राजा भोज जिंदा थे तो उनके बारे में कहा जाता था, अद्य धारा सदा धारा, सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोज राजे भुवि स्थिति। मतलब धारा नगरी में ज्ञान की धारा बहती है जब तक राजा भोज है। यहाँ पर पंडित मंडित सभी प्रकार के लोग रहते हैं। लेकिन जैसे ही राजा भोज की देहांत हो गई तो कहा गया, अद्य धारा निराधारा, निरालंबा सरस्वती। मतलब अब जो धारा है वह धारा नहीं बह रही है, क्योंकि जो सरस्वती के संरक्षक थे वह अब चले जा चुके हैं। पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते, पंडित और पंडित लोग खंड हो चुके हैं सभी भोज राजा भोज के मरने से। यानी राजा भोज के की मृत्यु से विद्या और विद्वानों की नगरी क्या हो चुकी थी? सोनी हो चुकी थी। तो ये राजा भोज थे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण राजा है मध्य प्रदेश के। तो इस प्रकार हमको मध्य प्रदेश के प्राचीनतम इतिहास में परमार वंश तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमारी अगले सेगमेंट में मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश में मुस्लिम साम्राज्यों की स्थापना और महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद, बने रहिए फास्ट IAS अकेडमी के साथ।